90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश। इस समय हम एम्स ऋषिकेश में हैं और यहाँ हम मुलाकात कर रहे हैं मनोचिकित्सा विभाग के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर विक्रम सिंह रावत जी से। सर, आपका स्वागत है रेडियो ऋषिकेश में। धन्यवाद। सर, हम जानना चाहेंगे कि आपके पास नशे की गिरफ्त में आए रोगी किस तरह के मामले होते हैं उनके और किस आयु वर्ग से जुड़े हुए होते हैं? तो ये आपने सही सवाल पूछा। जो हमारे यहाँ पाए जाते हैं अधिकतम रोगी जो खासकर एक तो है मदिरापान, दारू का सेवन करते हैं। जैसे कुछ लोग ब्रांडी, विस्की, रम, अलग अलग तरह के इन पे निर्भर हो जाते हैं और इनको छोड़ने में उनको अक्सर काफ़ी दिक्कतें आती हैं। इसके अलावा कईयों में तंबाकू का सेवन, तंबाकू या तो धूम्रपान की तरह या धूम्रपान के अलावा जो तंबाकू होती है चबाने वाली, इसके रूप में काफ़ी पाया जाता है। तो ये और एक समस्या है। अब इन समस्याओं के अलावा काफ़ी सारे ऐसे नशे हैं जिनको अवैध माना जाता है और इन अवैध नशों में खासकर हमारे पास आते हैं एक तो जो भांग का नशा है या भांग के संबंधी अलग अलग पदार्थ हैं, चरस है, गांजा है। तो इनके नशों के जो आदी होते हैं, इनसे निर्भर होते हैं या इनके कारण कोई समस्या उनको उत्पन्न हो जाती है तो उसका इलाज करवाने वाले आते हैं। अब इनके अलावा एक और ख़ास तरह का नशा जो अभी पाया जा रहा है वो और एक ये है कि गोलियां, दवाइयां या स्मैक, हेरोइन, इनके नशे ये भी काफ़ी प्रचलित है और इनके अलग अलग तरह से नशे हो सकते हैं। या तो जो इंजेक्शन दवाई की दुकान पे मिलता है उसी को लेके आदमी उससे निर्भर हो जाता है, तो इंजेक्शन लगा लगा के, चाहे दर्द के इंजेक्शन हो या ओपियॉइड जो हम कहते हैं अफीम की तरह के इंजेक्शन, तो इस तरह के इंजेक्शन भी लगाने लग जाते हैं या इनके संबंधी गोली या दवाई उसका नशा होने लगता है। या इसके अलावा स्मैक जो अवैध तौर पे मिलती है उसका नशा करने लगते हैं। स्मैक को कई बार वो फॉइल पे लेके फिर उसको सूंघने लगते हैं। तो ये विविध तरह के नशे हैं और ये ज़्यादातर जो पाए जाते हैं कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि 10, 12, 13 साल की उम्र से चालू होके 40-50 साल की उम्र के बीच, इस बीच के व्यक्ति अधिक आते हैं और इनमें अधिकतम जो होते हैं मतलब पुरुष होते हैं। बहुत कम संख्या में महिलाओं में भी पाया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं को कुछ होता है नशे की आदत पर वो बाहर पता नहीं चल पाती है या उसके लिए सही सूक्त चिकित्सा नहीं मिल पाती है। तो ये भी एक समस्या है। पर अधिकतम हमारे यहाँ जो ओपीडी में देखते हैं पुरुष अधिकतम आते हैं और वो इन समस्याओं के लिए कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट लेते हैं। इसके अलावा कई बार ये भी देखा गया है कि बच्चों में कुछ और पदार्थ हैं जैसे कि जिनको हम सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्वेंट मतलब थिनर और वाइटनर, इनके अंदर जो पाए जाते हैं केमिकल्स, उनको वो पन्नी के अंदर भर के बच्चे सूंघने लगते हैं, तो उससे उनके दिमाग पे कभी कभी नशे जैसा असर होता है। तो ये भी कई बार देखे गए हैं कि इनका भी प्रचलन है। अगर दुर्भाग्यवश कोई बच्चा, कोई युवा इस नशे की गिरफ्त में आ जाता है तो पेरेंट्स को वो कौन से सिम्टम्स हैं जिससे पेरेंट्स पहचान कर ले कि उनका बच्चा अब नशे की गिरफ्त में है? ये आपने सवाल अच्छा पूछा। हालांकि इसमें बहुत मुश्किल है कह पाना कि बच्चे का जो नशे का सेवन है इसको कैसे पकड़ा जाए। तो कई बार पेरेंट्स हमारे पास ये कहते हुए आते हैं कि कभी कभार ये बच्चा जो है अजीब सी हरकत करता है, कभी बहुत गुस्सा या जैसे नशे में हो या चिड़चिड़ापन, कुछ बदलाव आ रहे हैं उसके बर्ताव में। या कभी कभी ऐसा भी डाउट आता है पेरेंट्स को कि उनको उसकी कपड़ों में कुछ मिला, उसकी जेब में कुछ मिला, कि कोई ऐसा पदार्थ मिला जिसको उनको डाउट है, या उन्होंने कभी उनके मुंह से बदबू सूंघी के सिगरेट की या दारू की बदबू आ रही है, या बार बार गायब रहते हैं, रात को देर से आते हैं, या पढ़ाई में उनके मार्क्स कम हो रहे हैं। तो कई बार पेरेंट्स जो हैं, जो अभिभावक हैं हमारे पास, मतलब एक तरह की अपने मन से शंका लेके आते हैं कि ये हमें दिख रहा है, हम खचित रूप में नहीं कह पा रहे हैं कि ये हो रहा है, पर वो कई बार हमसे चाहते हैं कि हम उनकी कुछ मदद कर पाएँ, बच्चे से बात करके और पता लगा पाएँ। तो इस तरह की शंका लेके आते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा काफ़ी आगे बढ़ चुका होता है, हॉस्टल में रहते हुए इन नशों पे पूरी तरह निर्भर हो जाता है और फिर उसके कारण समस्या आने लगती है। या तो पैसे बार बार मांगने लगता है, घर पे पैसे खत्म होने लगते हैं, पढ़ाई में पीछे रहने लगता है, तो उसके कारण भी लेके आ जाते हैं। और इससे तीव्र समस्या ऐसी हो सकती है कि नशे के चलते चलते साथ में मानसिक समस्याएं भी उस व्यक्ति में दिखने लगती हैं। मानसिक समस्याएं जैसे कि अवसाद या डिप्रेशन या साइकोसिस
उसके लक्षण दिखने लगते हैं, तो इसके कारण फिर लेके आना पड़ता है कि इसका व्यवहार ठीक नहीं रह रहा है या बिहेवियर में प्रॉब्लम आ रही है। अलग अलग तरह के मानसिक समस्या के लक्षण उसको, व्यक्ति को या व्यक्ति के पास में आसपास में रहने वाले लोगों को किसी तरह से समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आप बता रहे हैं कि कुछ ऐसे लक्षण भी हो जाते हैं कि वो अलग थलग रहने लग जाता है और उसको गुस्सा भी आता है, क्या शारीरिक बदलाव भी दिखाई देते हैं? हाँ, शारीरिक बदलाव जो है, कई सारे नशों में शारीरिक समस्याएं दिखती हैं, पर अलग अलग नशों में अलग अलग समय के बाद दिखने लगती है। कि जैसे हम दारू के सेवन की बात करते हैं, तो दारू के सेवन में ऐसा संभव है कि पहले पहले सेवन जब चालू होता है तभी एक व्यक्ति को ऐसा हो सकता है कि उल्टी, एसिडिटी, बहुत ज़्यादा जलन छाती में, तो ऐसे लक्षण आ सकते हैं जो गैस्ट्राइटिस के कारण हो सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादा उल्टी के कारण खून आ सकता है उल्टी के अंदर। कभी कभार अकस्मात और भी ज़्यादा तीव्र समस्या हो सकती है इसके कारण, उल्टियों के कारण। और लगातार सेवन के कारण दारू का अगर हम उदाहरण लेते हैं, तो लगातार सेवन के कारण दारू का पूरे अपने पाचन प्रक्रिया पे असर पड़ता है, जिसके कारण जो हमारे खाने के अलग अलग पदार्थ हैं उनका पूरी तरह शरीर में, जैसे हम कहते हैं कि शरीर में पूरी तरह से वो हजम होके शरीर में जाके अपना गुण नहीं दिखा पाते हैं। तो इसके कारण कई विटामिन्स की कमियां भी आने लगती है और अलग अलग अंगों पर भी, शरीर के अंगों पर भी असर पड़ सकता है। पर हर व्यक्ति में एक ही तरह का असर पड़ेगा ये कहना कई बार मुश्किल होता है। कुछ कुछ लोगों में ऐसा हो सकता है कि दारू के कारण हार्ट पे कुछ असर पड़ रहा है, हार्ट अच्छी तरह काम नहीं कर पा रहा है। लिवर पे जो असर पड़ता है वो कईयों में पाया जाता है और उसका कई बार पता लगा सकते हैं कि इसका सेवन ज़्यादा है, इसीलिए लिवर पे असर पड़ रहा है। तो ये एक उदाहरण है दारू का। इसी तरीके से हम हर नशे को अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। जैसे तंबाकू का नशा है, तो कोई भी नशा, एक तो हमें ये जानना होगा कि उसके जो दुष्प्रभाव हो रहे हैं उसके कई कारण होते हैं। एक तो नशा किस तरह का कर रहा है एक आदमी और किस तरीके से कर रहा है उसको। तो तंबाकू अगर आदमी धूम्रपान कर रहा है तो फेफड़ों पे ज़्यादा असर होगा। अगर वही आदमी तंबाकू का सेवन कर रहा है, चबा रहा है गुटखे की तरह, तो उसके मुंह के अंदर की सतह में बदलाव आएंगे। तो ये हमें जान के ध्यान में रखना है कि नशा किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, किस रूप में लिया जा रहा है, कितने लंबे समय से लिया जा रहा है, और इसके अलावा क्या शरीर में ऐसे बदलाव आ चुके हैं जिनको व्यक्ति ने उन पर ध्यान नहीं दिया है और वो बीमारी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, शारीरिक बीमारी की तरफ। तो ये अलग अलग बीमारियां, जो फेफड़ों की बीमारियां, कैंसर, तो ये तंबाकू में पाए जा सकते हैं उसके सतत उपयोग से। कई तरह के नशे हो रहे हैं और अब शराब का ही नहीं, लोग तंबाकू उसके अलावा भी और तरह के नशे ले रहे हैं। जो रोगी आपके पास आते हैं उनको अभिभावक लेकर आते हैं, पेरेंट्स लेकर आते हैं, क्या रोगी भी खुद से चाहते हैं कि हम इस नशे से दूर हो जाएं? हाँ, ये जो आपने सवाल पूछा ये बहुत ज़रूरी है। इसमें कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ जाननी होगी कि हमारे पास सब जो नशा करने वाले व्यक्ति हैं सब के सब नहीं आते हैं, पर कुछ ऐसे लोग आते हैं जो उसको छोड़ना चाहते हैं। पर कई बार ऐसे लोग आते हैं जो छोड़ने का मन कम रखते हैं, पर अपने अभिभावक या अपने पत्नी के दबाव से या भाई के दबाव से, बहन के दबाव से या और कोई रिश्तेदार के दबाव से आ जाते हैं हमारे पास दिखाने। पर उनके साथ हमें धीरे धीरे एक समझ बैठानी पड़ती है कि हम उनका इलाज करने की मदद कर रहे हैं, ना कि उनको डरा धमका के छोड़ने के लिए हम उसकी तरफ धकेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें हमें उनकी मदद करने की हम पूरी कोशिश करते हैं और उनको ये भी समझाने की कोशिश करते हैं कि नशे की लत जब पड़ जाती है तो कई बार दिमाग में कई सारे ऐसे बदलाव आ जाते हैं, मस्तिष्क में ऐसे बदलाव आ जाते हैं कि हमारे दिमाग के तार कुछ बदल जाते हैं। तो उसके कारण उनको छोड़ने में दिक्कत आती है। तो उसको जिस तरह से मदद कर पाएँ उसकी पूरी तरह से कोशिश करते हैं। कई बार डॉक्टर साहब ये कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर नशे की गिरफ्त में है तो उसके बारे में कहा जाता है कि नशा नहीं छोड़ सकता। क्या ये भ्रांति है या सच है कि नशा छोड़ा जा सकता है? ये भ्रांति है कि नशा नहीं छोड़ा जा सकता है। इसको एक चीज़ हमें ये समझनी है कि नशा जो दिमाग में बदलाव लाता है उनको पूरी तरह उस बदलाव को ठीक करने में कुछ समय लगता है। तो आदमी जैसे उसको छोड़ के कुछ समय बिताता है, आज छोड़ा कल छोड़ा, फिर छोड़ते छोड़ते हुए उसको जैसे 6 महीने होते हैं, साल होता है, 2 साल होता है, उसके साथ ही आदमी का आत्मविश्वास बढ़ता है कि हाँ, मैं इस नशे के बिना भी अपना मतलब जीवन
आगे बढ़ा सकता हूँ, और नशा ही मेरा जीवन नहीं बन रहा है, नशे के अलावा मेरा जीवन है जिसको मैं अपनी ध्यान में नहीं रख रहा हूँ, और वापस वो अपने जीवन की तरफ बढ़ने लगता है। तो इसमें ये एक प्रक्रिया है जिसमें कुछ समय लगेगा, पर छोड़ा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं छोड़ा जा सकता। हालांकि कई ऐसे नशे में ग्रस्त व्यक्ति हैं जिनमें छोड़ने में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, क्योंकि संभवतः उनमें या तो नशे का जो निर्भरता का प्रमाण है ये अधिक है, या साथ में उनको शारीरिक या मानसिक समस्या उत्पन्न हो गई है जिसका ठीक तरह से या पूरी तरह से इलाज नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते वो नशा भी साथों साथ हाथ में चल रहा है। नशे की गिरफ्त से किसी व्यक्ति को छुड़वाने के लिए मनोचिकित्सा विभाग किस तरह की उनको सलाह देता है और किस तरह से कार्य करता है? मनोचिकित्सा विभाग में अभी तत्काल में हर तरह के नशे के लिए आके परामर्श किया जा सकता है। वहाँ पे पहले उनसे बात करके किस किस तरह के नशे ले रहे हैं, किस तरह की समस्या है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। समझने के बाद आगे उनसे परामर्श करके किस तरह से हम आगे बढ़ें, कि काउंसलिंग, डिस्कशन बराबर हर समय समय पे फॉलोअप करते रहना, दिखाते रहना, या इसके अलावा या दवा के पहले कुछ जांचें, इन सब का परामर्श करके व्यक्ति के साथ हम एक निर्णय लेते हैं कि आगे कैसे बढ़ा जाए, कैसे उसका इलाज आगे बढ़ाया जाए। तो सर्विसेज जो अलग अलग तरह के उपलब्ध हैं, कि एक तो काउंसलर्स होते हैं, फिर इन काउंसलर्स के अलावा हमारे मेडिकल डॉक्टर्स हैं जो देख के उनको कोई शारीरिक समस्या हो या मानसिक और अन्य समस्या हो तो उनको देख के समझने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जांचें की जाती है, तो हमारे पास और भी स्टाफ होते हैं, नर्सेस जो मदद करते हैं, और इसके बाद दवाइयाँ लिखी जाती हैं जिनके चलते हुए नशे के उपयोग में क्या बदलाव आ रहा है और नशे से आदमी कितना दूर रह पा रहा है, ये हम कहीं ना कहीं देखते हैं। तो अलग अलग लेवल पे इसकी चिकित्सा होती है। दवाइयों के अलावा इसमें काउंसलिंग, रेगुलर फॉलोअप रखना, और व्यक्ति को अगर नशा बीच बीच में वापस भी ले ले तो आके दिखाना रेगुलरली समय समय पर, ये बहुत ज़रूरी है। कि एक आदमी ने अभी 6 महीने छोड़ दिया, और एक आदमी ने साल भर छोड़ दिया, और एक ने 5 साल छोड़ दिया, पर 6 महीने बाद या साल बाद या 5 साल बाद अगर वापस लिया तो वापस एक बार आके वो दिखा के हमें वापस बताएं कि किस कारण से वापस लेना पड़ा, किस संदर्भ में, और उसको समझ के उसमें आगे बढ़ने की, उस समस्या या उस परिस्थिति को आगे कैसे झेलना है सुलझाने के लिए उस पर चर्चा करना आवश्यक होता है। तो कहीं ना कहीं इस पे दवाइयाँ और काउंसलिंग दोनों का रोल होता है। कोई व्यक्ति अगर नशे की गिरफ्त में है तो वो किन रोगों से ग्रस्त होने की उसकी आशंकाएं बढ़ जाती हैं? ये पूर्णतः इस पे निर्भर करेगा कि किस किस तरह के नशे एक व्यक्ति कर रहा है, और इन नशों में वो किस किस तरीके से उनको सेवन कर रहा है उन नशों का। तो जैसे तंबाकू का मैंने उदाहरण बताया कि तंबाकू धूम्रपान की तरह लेना, नहीं तो चबा के लेना। तो जिस सेवन का तरीका है उस पे निर्भर करेगा कि किस तरह के शरीर के अंदर बदलाव आएंगे और शरीर पे क्या क्या इससे दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हर नशे में, जैसे दारू से माना गया है कि लिवर पे असर पड़ता है, तंबाकू से अगर धूम्रपान है तो फेफड़ों पे असर पड़ता है, तंबाकू का अगर सेवन है तो गला और मुंह की सतह पे कई सारे बदलाव आते हैं। तो ये बदलाव होते हैं। इनके अलावा बहुत सारे और भी नशे हैं, जैसे भांग है, इससे मानसिक बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। और भांग के अलावा जो अफीम और इसके संबंधी नशे हैं, इनमें भी कई बार ये हो सकता है कि धीरे धीरे शरीर में कुछ बदलाव आए जिससे आदमी को चिकित्सा की ज़रूरत पड़ सकती है। दारू, तंबाकू ये मुख्यतः पाए गए हैं हमारे पास, क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध है एक व्यक्ति के लिए समाज में। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज है। इस समय हम मुलाकात कर रहे हैं एम्स ऋषिकेश में मनोचिकित्सा विभाग के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर बिक्रम सिंह रावत जी से। हम डॉक्टर साहब से जान रहे हैं कि नशे की गिरफ्त में आए व्यक्ति के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए और उसके लक्षण क्या होते हैं। इन सभी बातों पर हम डॉक्टर साहब के साथ चर्चा कर रहे हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो नशा है ये एक सामाजिक बुराई है। कोई व्यक्ति नशे की गिरफ्त में आ जाता है और उसके साथ समाज का नजरिया बदल जाता है, उसके बारे में बहुत तरह की बातें होने लगती हैं। किसी एक रोगी के साथ किस तरह के व्यवहार की उम्मीद की जानी चाहिए? तो ये आपने सही सवाल पूछा कि कई बार एक आदमी की पहचान जो है वो घट के नशे की पहचान बन जाती है। कोई उसको नशेड़ी कहता है, या कोई उसको नशे से ही पहचानता है कि ये इसी नशे में लत रहता है, कि ये दारू पीता है या दारू में ही रहता है, या ये मतलब
अलग अलग तरह के नाम उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये एक चीज़ है जो कहीं ना कहीं हमें समझना होगा कि ये उसकी पहचान जो समाज बनाता है ये कई बार गलत होती है, इसका कई बार गलत असर पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं हमें समझना है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में अलग अलग फेज के थ्रू या अलग अलग संदर्भ के थ्रू जाता है, और उस समय उस व्यक्ति को अलग अलग समस्याओं से जूझना पड़ता है। तो नशा एक तरह की समस्या है जिसके कारण किसी व्यक्ति के दिमाग में बदलाव आ रहा है, और उसके परिवार में और उसके इर्द गिर्द के दोस्तों में, हर चीज़ में कुछ न कुछ बदलाव होते हैं। तो ऐसे संदर्भ में उसको उसकी मदद करना और नशे से बाहर आने के लिए उसकी जितना हो सके मदद करना, और ना कि उस पे कहीं न कहीं कोई ऐसा नाम लगा देना कि ये नशेड़ी है या ये ऐसे ही रहेगा, ये सुधरेगा नहीं। ये नेगेटिव अप्रोच कहीं न कहीं हमें दूर रखनी चाहिए, और जितना हो सके उसकी तरफ नकारात्मक अप्रोच नहीं होनी चाहिए, या नकारात्मक तरीके से उसका विवरण नहीं होना चाहिए। बहुत सही जानकारी दी है डॉक्टर साहब ने। कहा है कि कोई भी रोगी है तो उसके साथ सकारात्मक व्यवहार किया जाए और उसके प्रति समाज का नजरिया हमेशा अच्छा होना चाहिए। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो सामाजिक बुराई है इससे बचने के लिए, अपने युवाओं को बचाने के लिए, और भी जो व्यक्ति हैं उनको इस सामाजिक बुराई से बचाने के लिए समाज का कितना बड़ा योगदान होना चाहिए, और समाज के लिए आपका क्या संदेश है? समाज का बहुत बड़ा योगदान है। अब ये योगदान जो है कई स्तर पे बना हुआ है। अगर हम देखते हैं तो एक समाज में जीने वाला व्यक्ति अगर अपने इर्द गिर्द ध्यान रखेगा और कहीं ना कहीं कोशिश करेगा कि प्रोत्साहन ना दिया जाए नशे को, और नशा अगर उपलब्ध भी है, कोई धूम्रपान कर रहा है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रशासन के साथ मिलकर आगे बढ़ा जाए कि यहाँ पे ये सार्वजनिक स्थल है, यहाँ पे धूम्रपान निषेध है, तो इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके संबंधी अलग अलग तरह से क्या क्या प्रशासन से नियम हैं जिनको आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा सामान्य व्यक्ति को ये भी ध्यान रखना है कि नशा कितना व्यापी है समाज के अंदर, कितना इस पे जो पाठशाला है उसमें ध्यान दिया जाता है, कितने जो टीचर्स होते हैं वो कितना स्टूडेंट्स को या विद्यार्थियों को बता पाते हैं कि नशा कितनी बड़ी लत है और इससे दूर रखना कितना अनिवार्य है। और इसकी समझ और इसके बारे में और अवेयरनेस बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये नशे जो हैं बहुत तेज़ी से नए नए नशे इनमें आ रहे हैं, नए नए तरह के केमिकल बन रहे हैं, नए नए तरह के रसायन बन रहे हैं जो अलग अलग तरह के समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ध्यान रखना है कि पाठशाला में कोई बदलाव लाना चाहिए, सामान्य व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि किस किस तरह की समस्याएं दिख रही है और बच्चे को कैसे इनसे बचाया जाना चाहिए, और बच्चे को इनकी समझ भी होनी चाहिए कि इनसे बचना है। और ये कहीं ना कहीं एक बीमारी का रूप ले लेती है, नशे पे जब निर्भरता आ जाती है तो इन बीमारियों से बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आगे कई बार ऐसा पाया जाता है कि नशे की लत बीपी शुगर की तरह लंबी खिंचती है और ये समस्या आती जाती रहती है। तो ये एक तरह की लंबी चलने वाली दिक्कत है। हमें कहीं ना कहीं ये ध्यान रखना है कि हमारा जो दिनचर्या है हमारा और लाइफस्टाइल है, इसमें हमें ध्यान रखना है कि नशे के लिए कहीं समय ना बन पाए, नशा कहीं हमारे दिनचर्या और लाइफस्टाइल के अंदर ना आए। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो नशे की गिरफ्त में आए लोग होते हैं, क्या वो शुरुआती समय में ही आपके पास आ जाते हैं या उनको बहुत समय हो गया होता है नशे की गिरफ्त में आए हुए? जो हमारे पास दिखाने आते हैं तो इनमें कई सारे ऐसे मरीज होते हैं जो काफ़ी आगे बढ़ चुके होते हैं नशे की लत में, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अभी जस्ट उन्होंने चालू किया है और पूरी तरह लत नहीं बनी है, लत बनने की संभावना है। जैसे बच्चे हैं, उनको अभिभावक लेके आ जाते हैं तो ऐसा संदर्भ होता है, या सतर्क रिश्तेदार हैं जो तुरंत उनको लेके आ जाते हैं चिकित्सा के लिए जब उनको संदेह लगता है कि कोई नशा कर रहा है। अब जो कई सारे ऐसे लोग आते हैं जो आगे बढ़ चुके हैं इस नशे में, इनको छुड़वाने में कुछ कुछ दिक्कतें आती हैं। जैसे नशे के संबंधी कई सारे ऐसे लक्षण दिखने लगते हैं जब नशे से आदमी जो आदी हो चुका है उस नशे से दूर रहता है। जैसे दारू के कोई आदी हो चुका है और उससे दूर रहने लगता है तो उसको शरीर में और अपने मन में कई सारे ऐसे बदलाव दिखेंगे जब वो अचानक शराब को छोड़ देगा। तो नींद ना आना, घबराहट होना, कांपना, पसीने छूटना,
तो ये कई सारे ऐसे लक्षण हैं जो आदमी को वापस उस नशे की तरफ खींच के ले जाती है कि अगर ना लूँगा तो ये वापस नींद की समस्या आएगी, सो नहीं पाऊँगा, घबराहट होगी, पसीने छूटेंगे, हाथ पैर काँपेंगे। तो इस समस्या के कारण वो वापस नशे को लेने लगता है और उसको अपनी दिनचर्या का एक भाग बना लेता है। तो इसको जो नशा छोड़ने पर जो समस्या आती है इनको हम विड्रॉल कहते हैं। तो इन विड्रॉल को मैनेज करने के लिए अलग अलग दवाइयाँ दी जाती हैं। इनके ट्रीटमेंट के बाद जो हो सकता है कुछ दिन से 1 या 2 हफ्ते तक चले, ये विड्रॉल का फेज़ चला जाता है कि नशे को छोड़ने के बाद जो समस्या आती है वो उत्पन्न होती है, उनको ठीक ठाक कर दिया जाता है। तो उसके बाद हम चर्चा करके दूसरी दवाइयों का पेशेंट से निष्कर्ष करते हैं कि इन दवाइयों को नशा छोड़ने के लिए या नशे की तरफ उसका खिंचाव कम करने के लिए दिया जाना है चाहिए या नहीं। तो इसके बाद दूसरे स्टेप में जाते हैं। तो पहली समस्या हमें कई बार ये दिखती है कि नशा छोड़ने पर अचानक कई सारे शारीरिक और मानसिक बदलाव आते हैं, जिसको झेलने में व्यक्ति को समस्या महसूस होती है और उनको झेलने के लिए हम उसको सशक्त करते हैं, कुछ दवाइयाँ देने की कोशिश करते हैं जिससे वो ठीक रहे। कोई भी व्यक्ति, कोई भी युवा नशे की गिरफ्त में ना आए, नशे का सेवन ना करे, किस तरह से हम बच सकते हैं नशे से? हाँ, ये सवाल ज़रूरी है। अब कोई भी व्यक्ति जो दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाता है, बर्थडे पार्टी में जाते हैं, तो आजकल ये बहुत ज़्यादा देखा गया है कि बर्थडे पार्टी में बच्चों के पास नशीले पदार्थ होते हैं। सिगरेट होती है, तंबाकू होती है या बियर होती है या और दारू होती है। तो ये चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। अब इनका मिलना कई बार हर पार्टी में देखा जाता है कि ये कई सारे बच्चे जो ना भी लेना चाहें इनका उपयोग करते हैं। दूसरे बच्चों के साथ बैठने के बाद दूसरे अपने दोस्त उस पर दबाव डालते हैं, तो उस दबाव में वो फिर खिंच जाते हैं और फिर ट्राई करने लगते हैं। अब इनमें से अधिकतम बच्चे तो कैसे न कैसे इससे बाहर रह पाते हैं, नशे की लत नहीं बनने देते हैं। कभी पार्टी में लिया फिर बंद कर देते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। पर समस्या ये भी है कि कुछ ऐसे भी नशे हैं जिनकी लत काफ़ी तेज़ी से बनती है। जैसे तंबाकू है, इसकी लत थोड़ी जल्दी बनती है, और स्मैक है, इसकी लत भी थोड़ी जल्दी बनती है। तो इन नशों के साथ ये समस्या आती है कि कुछ 3-4 बार उपयोग करने के बाद भी आदमी को काफ़ी उसकी तरफ खिंचाव महसूस हो सकता है। तो उस खिंचाव के कारण वो बार-बार लेने लगता है चीज़ों को। तो ये ध्यान में रखना है कि अलग-अलग नशे अलग-अलग तरह की समस्या उत्पन्न करते हैं। इनसे बचना इस तरह से मुश्किल है कि हमारे समाज में ये उपलब्ध हैं आसानी से। पर कहीं न कहीं अगर पाठशाला में जब पाठ्यक्रम बनाया जाता है तो उसमें इनकी समझ और इन समस्याओं को कैसे झेलना, बच्चा कैसे हैंडल करे, इस पे कुछ कहीं न कहीं दबाव दिया जाए तो बच्चा अपने आप को और सशक्त महसूस कर सकता है। जो बड़ा होकर कॉलेज में ऐसे नशे के सामने आता है। संदर्भ अलग-अलग हो सकते हैं, कहीं पार्टी हो सकती है, कई दोस्तों के साथ बाहर गया हो सकता है, अलग-अलग संदर्भ हो सकते हैं जहाँ पे उपयोग करते हैं वो। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़ है। इस समय हम मुलाकात कर रहे हैं डॉक्टर बिक्रम सिंह रावत जी से। आप एम्स ऋषिकेश के मनोचिकित्सा विभाग में एडिशनल प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं कि नशे से कैसे बचा जा सकता है, और नशा अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसका नशा छुड़वाया भी जा सकता है। पर इसमें समाज का एक बड़ा योगदान है, दवाइयों का तो योगदान है ही, साथ में समाज का भी बड़ा योगदान है। डॉक्टर साहब, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़ है। इस कार्यक्रम के संबंध में यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9411392967। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 9411392967।